यार ये मार्कर सही नहीं है, तो ये ज़रा फिर साइड पे कर ली। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने कल पढ़ लिया था, ये टॉपिक पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, बल्कि इसका जो है ये वाला हिस्सा अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स, ये हमने कवर किया था। एंड ट्रांजैक्शन के ऊपर हमने कुछ डिटेल्स पढ़े थे जी। ये कौन से पेज पे है? नहीं, पेज नंबर बताएं। 7 पे कौन से ऊपर? रिव्यू एंड अपडेट से ऊपर। ये एग्जाम्पल के अंदर है। अच्छा एक मिनट। सपोज देयर इज नो रिटन पॉलिसी, और ये है कंसिस्टेंसी, ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली। सपोज देयर इज नो रिटन पॉलिसी फॉर डीलिंग विद lateness. One manager can give a warning while another might ignore it. This inconsistency can make staff feel they are being treated unfairly. A written policy ensures equal treatment and protects managers from accusations of bias or favoritism. Bias का मतलब होता है confusion. सही है, जो चीज़ क्लियर ना हो उसको हम बाइस्ड कहते हैं। सही है, सब्जेक्टिव। तो ये असल में कह रही है कि अगर पॉलिसी रिटन फॉर्म में हमारे पास हो तो वो ये इंश्योर करती है इक्वल ट्रीटमेंट, के सारे इक्वली ट्रीट हो। आ जाए क्लास में आने के लिए आप परमिशन ना मांगे, बस एंटर कर लिया करें। एंड प्रोटेक्ट्स मैनेजर्स, एक इक्वल ट्रीटमेंट इंश्योर करती है एंड मैनेजर्स को प्रोटेक्ट करती है किस चीज से? फ्रॉम एक्यूजेशंस। एक्यूज का मतलब है इल्जाम लगाना या अफेक्टेड होना। तो मैनेजर्स, अगर ये रिटन फॉर्म में ना पड़ी हो तो मैनेजर्स के ऊपर इल्जाम लग सकता है बायस्ड होने की, क्योंकि मैनेजर्स उनको जूनियर्स को मैनेज कर रही हैं। तो अगर पॉलिसी रिटन ना हो तो कंफ्यूजन हो सकती है, किसी एक एम्प्लॉय को वो एक तरीके से ट्रीट कर रहे होंगे, किसी दूसरे एम्प्लॉय को दूसरे तरीके से ट्रीट कर रहे होंगे। तो कंफ्यूजन चूंकि क्रिएट हो जाते हैं, फिर नीचे वाला कोई भी जूनियर उठ के मैनेजर के ऊपर ये एक्यूजेशन, ये इल्जाम लगा सकते हैं बायसनेस की, कि तुम बायस्ड हो, तुम कंफ्यूज हो, तुम चीजों को आपस में कंफ्यूज कर रहे हो, तुम क्लियर नहीं हो सारों के साथ। सही है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। ये एक्यूजेशन ऑफ बायसनेस का ये मतलब होता है। सही है। और फेवरेटिज्म, यानी वो एक को फेवरेट कर रहे हैं एज कंपेयर टू दूसरे। सर आज के बाद इंशाल्लाह हम टाइम से आएंगे, तो आप भी आया करें। बॉयज यार आप चाहिए, कोई और नहीं था? एक और लड़का आया था, क्या नाम था उसका? हसन के साथ। साथ कौन है? तो हसन कौन है? अच्छा उसका नाम मुझे याद है। हमजा अवैस, सही है। तो अवैस नंबर 2। तो वो नहीं आए और 2 बाजियां नहीं आई। 2 ही है ना, 5 तो नहीं हुए आप? सही है। आप पीछे क्यों बैठे हैं? इनके साथ नहीं लगती आपकी? नहीं बनती? सच में नहीं बनती? वो कह रही है हाँ नहीं बनती। उसको घूर घूर के रह गए। आगे आ जाएंगे, इनके साथ बैठे ना वो। ये इसमें ये फायदा होता है कि कोई पॉइंट्स होते हैं तो आपस में वो डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ। नहीं आप अपनी जगह ही बैठे, ये आपके साथ बैठ जाएंगे आगे। सही है ना? सर ये ले जूम हो गए, आप खुश? सही है, कोई मसला नहीं है। और कोई इशू किसी का? जिसने टॉपिक पढ़ा हो तो वो क्वेश्चन भी करते हैं। मैं कम वो टॉपिक पढ़ लिया करो। पढ़ा था? हाँ, क्वेश्चंस कैसे नहीं आ रहे यार। चलें जी। आउटडेटेड यानी नाम से जाहिर है, आउट ऑफ डेट यानी अपडेटेड नहीं है। सही है। जैसे मैंने कल कहा था ना आपको कि हम पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम अपडेट रखते हैं। सही है। अगर कोई चेंजेस आते हैं मार्केट में या हमारे कंपनी के सिचुएशंस में, सीजन चेंज होते हैं, मौसमियात चेंज होते हैं, या टाइमिंग्स चेंज हो जाते हैं, तो फिर हम अकॉर्डिंगली अपने पॉलिसीज को अपडेट करते हैं। तो अपडेट के लिए दूसरा लफ्ज यूज होता है, यानी आउट ऑफ डेट नहीं, इसका उलट है। यानी हम कहते हैं कि इसको अप टू डेट रखना है। सही है। तो अप टू डेट ये उलट है आउटडेटेड के, यानी आउट ऑफ डेट। अच्छा
अब कोई मुझे बताएगा ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? सर आप बताएं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स। यार आपने वही डिफिनीशन बताई जो आपने वहां भी पढ़ी थी, जब मैंने पढ़ाई थी उसका क्या यार, कल मैंने आधा लेक्चर इस पे दे दिया था। हाँ नहीं वो सही है, वो एग्जाम्पल सर ने अपनी तरफ से आपको सही पढ़ाया है, मैंने थोड़ी सी उसमें एडवांसमेंट की है ताकि आप लोग जरा ऊपर लेवल से आगे पढ़ो। तो फिर हाथ क्यों खड़ा कर रहे हो? कहते कहते सर मैं कह रहा हूँ कि यार अब ये कुछ ना कुछ कहे, कहते यही। हाँ एक्सचेंज ऑफ मनी सही है, तो 2 दफा एक्सचेंज यूज कर लिए, सिंपल कर लेते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी। हाँ जी सर इसी तरह, आप भी कुछ नहीं कहेंगे? वो जो असल लफ्ज था एग्रीमेंट का यार, वो आपने आपने बताया नहीं, अ कंप्लीटेड एग्रीमेंट। हाँ अब देखिए ये डिफिनेशन आ गई। स्कोर ले रहे हैं आपसे, मेरा टेस्ट होगा अब देखा जाएगा वही कौन, उधर तो टॉपर थे तुम ना। आप लोग शौक से पढ़ते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन ये नहीं पढ़ते। मैंने एक मीम लगानी है या आज की क्लास के बीच में या कल की क्लास के बीच में, फाइनेंशियल वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। सही है चले आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन हमारा हो गया, ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं आपने इधर भी पढ़ ली है और उधर भी पढ़ ली है, तो हमारे टाइम पे हमें किसी ने नहीं पढ़ाया था, तो मैं अच्छे खासे 2-3 साल तक कंफ्यूज था, ये ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन हम करते हैं लेकिन ये कहते किस चीज़ को है। नहीं यार एक ही चीज़ है सर, सर एक ही चीज़ है, सिर्फ ये है कि देखिए पर्सपेक्टिव में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, हर इंसान का पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है, चीज़ वही है। उधर भी सर ने यही पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मैंने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर लिया कि यार एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, लेकिन किस चीज़ के साथ? इन रिटर्न ऑफ मनी। आपके लेवल पे हम इन रिटर्न ऑफ मनी उसे कहते हैं कि पैसों के एवज आपने चीज़ें खरीद ली, लेकिन आप जब आगे जाएंगे तो फिर इवन ये भी हो सकता है कि यार उसको हम बार्टर ट्रेड कहते हैं। मैं आपके नॉलेज के लिए लिख लेता हूँ यार, मेरा ये है ना कंसेप्ट कि मैं जब अपने 6-7 के टाइम पे कैडेट कॉलेज के लिए हम तैयारी करते तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे वही चारसद्दा में, तो वो बहुत हाई लेवल की चीज़ें हमें पढ़ाते थे। सही है, ये मैं एक बहुत अहम चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। इवन उस टाइम पे 6th एंड 7th की ग्रेड में जब हम कैडेट कॉलेज की तैयारी करी थी, पूरी कोई एक साल से ऊपर मैंने तैयारी की थी कैडेट कॉलेज की, उसके टेस्ट बहुत मुश्किल होते हैं, कंप्लीट प्रोसेस चलता है, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट अलग होते हैं, पहले रिटन टेस्ट होते हैं, वो एक फ्लो चलता है, और अगर बीच में एक भी कड़ी आपकी रह गई यानी आप पास ना करके, तो भाई सारा कुछ खराब, लास्ट तक आपने लेके चलना है। तो उसकी तैयारी भी मुश्किल होती थी, कोई 1 आध साल हमने तैयारी की थी। अब उसमें ये था कि उसी टाइम पे इंग्लिश, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर वाले साइड पे उन्होंने हमें जो है बायोग्राफी तक हमें वो उन्होंने प्रैक्टिस कराई थी, बायोग्राफी के ऊपर। अब आप खुद सोचिए, आपके सेकंड ईयर के कोर्स तक आपने कभी बायोग्राफी लिखी है? आपकी एग्जाम में टेस्ट हुई है? नहीं। वो ऐसे लोग सही से नहीं लिख सकते यार, रट्टे लगाते हैं। मैट्रिक के लोग मैंने खुद देखे हैं यार, अपने क्लास फेलोज, वो रट्टे लगाते थे, एप्लीकेशन रट्टा करते थे, लेटर, यार अब ये कोई रट्टा करने की चीज़ है यार? मतलब आपको आ जाए सिक लीव, इसके ऊपर एप्लीकेशन लिखो, ये कुछ मतलब ये भी नहीं लिख सकते यार, इतनी को तो इंग्लिश आनी चाहिए। वो भी रट्टा करते थे, टू द प्रिंसिपल, और फिर वो रिस्पेक्टेड सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, अच्छा हर दफा वही अल्फाज, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड, वो अल्फाज भी मैं भूल गया हूँ। तो उस टाइम पे उन्होंने हमें बायोग्राफी तक लिखना सिखा दिया था, और ऐसे मुश्किल टॉपिक्स देते थे कि वो मतलब पहले स्टार्ट में तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम उसके ऊपर क्या लिखें। बायोग्राफी का मतलब ये है कि यार किसी कोई भी इंसान, उसकी लाइफ के ऊपर आप लिखें, बायो से निकला है, सही है, वो आपकी अपनी भी हो सकती है और आप वो किसी और की भी हो सकती है। तो इवन उस टाइम पे उन्होंने हमें, मुझे याद है एक टॉपिक दिया था कि यार बिल्कुल रैंडम, हम ऑफिस में बैठे, उन्होंने कहा कि टेस्ट है और आप स्टार्ट कर जाओ, 10-15 मार्क्स है इसके, और आपने बायोग्राफी लिखनी है। हमने कहा सर किसके ऊपर लिखनी है? तो वो कह रहे थे कि भाई आप सपोज करिए यूके में एक नॉर्मल सी स्ट्रीट में एक बर्गर पॉइंट पे एक बंदा खड़ा है, उसने रेडी लगाई है और वो बर्गर्स बना रहा है, उसके ऊपर बायोग्राफी लिख के, मतलब कुछ भी नहीं ना उसके बाद, उसकी हिस्ट्री का भी हमें पता ही है, सब कुछ हमने अपने माइंड से हाइपोथेटिकल लिखना था। तो सोचो उस टाइम पे जब वो इस लेवल के हमें ट्रेन कर गई, तो आगे जाके मैट्रिक और 9th में मुझे रट्टे नहीं लगाने पड़े एसेस और एप्लीकेशंस पे।
लेकिन लगा देते लोग। मेरी अपनी सिस्टर थी, वो मेरे साथ साथ पढ़ रही थी, सही है, 9th मैट्रिक्स आ रही है, उसने क्लास में मेरे साथ पढ़ेंगे। वो उसको मैंने खुद उसे प्रैक्टिसेस कराई है मैट्रिक में, ये एसेस और एप्लीकेशंस के ऊपर। वो स्कूल में थी, मैं कैडेट कॉलेज में था, वो उनको रट्टे लगवाते थे, एसेस वो रट्टा लगा लेते थे उस पे। तो उसको मैंने फिर प्रैक्टिस करवाई और अच्छी खासी उसको तैयारी करवाई, लास्ट में जाके उसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा आ गए। हमने कुछ पूछना था? हाथ आपने इस तरह किए, मुझे लगा कुछ पूछ रहे हैं। तो ये मेरा कंसेप्ट है कि यार अगर आप इस लेवल पे हैं ना, और आप किसी चीज़ को इस लेवल पे तैयार करें, सही है, बेस ये है सपोज़, तो अगर इतनी तैयारी करनी चाहिए और आप उस लेवल पे इधर तक आएँ, अगर आप तैयारी इस लेवल की करें ना, तो आपके मार्क्स बहुत भी कम आए ना, तो एटलीस्ट इधर तो आ जाएँगे यार, या इससे ऊपर। लेकिन अगर आप इस लेवल की तैयारी करेंगे, तो आप कहीं इधर फॉल कर रहे होंगे। तो जो मैं कहता हूँ ना कि 90 प्लस या 100 मार्क्स लेने हैं, तो उसकी तैयारी बहुत ऊपर की करनी है। टॉपिक्स वो जो मैं कहता ना, व्हाई का आंसर ढूँढो हर जगह पे। एक चीज़ क्यों इस तरह है? जैसे कि अगर मैंने पढ़ाया कि यार पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में कोई एग्जांपल मैंने दी है, या डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे कि यार ये रिटन पॉलिसीज़ जो होते हैं, यानी रिटन डॉक्यूमेंटेशन, ये इंश्योर करती हैं कि भई आप सारों को कंसिस्टेंटली इक्वली ट्रीट करें। ये भी उसमें एक पॉइंट था। अब इसके पीछे आप क्यों का क्वेश्चन रेज़ करें यार, क्यों? पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स अगर हम रिटन करें, डॉक्यूमेंटेड करें, तो क्यों कंसिस्टेंसी की तरफ लीड करती है? तो जब आप वो पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाती है कि यार हाँ, ये इसलिए करती हैं, तो वो जो इसलिए का आपको आंसर मिल जाता है ना, तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। बजाय ये कि आप प्रेशराइज़्ड हो और आप टेंस्ड हो और आप वैसे इंटरप्रिटेशन में गलत हो जाएँ, उसको सही से पढ़ें ना, वो अलग बात है। लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा वो ड्रैग करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि अगर सिंपल भी आए ना, अब देखिए हमने कंप्लीटेड एग्रीमेंट उसमें पढ़ा, हमने एक्सचेंज इन रिटर्न ऑफ मनी, वो सारी चीज़ें पढ़ी। अब अगर एग्ज़ाम में जाके आपको मेरी वाली डेफिनिशन याद भी ना हो ना, लेकिन वो सिंपल तो आपको आप रट गए हो कि भाई एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज़, ये फ़ायदा होता है ऊपर से आने का। और अगर आपने सिर्फ़ वही पढ़ी होती, शायद वही भूल जाते। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि इधर की तैयारी करो तो एटलीस्ट इधर तक तो आ जाओगे, लेकिन इधर की करोगे तो 80 90 कैसे लोगे? सही है? तो वो जो लोग कहते हैं कि यार आउट ऑफ कोर्स पढ़ा रहे हैं सर, एडवांस लेवल पे जाके इतने तो हम मैच्योर नहीं है, बच्चे यार हम अब हम नहीं है, यानी आप नहीं है। तो मैट्रिक से अगर आप निकली हैं, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आए हैं, तो वो वाली चीज़ें नहीं चलती कि यार 9th में तो सर ने मैट्रिक का कोर्स पढ़ा दिया, गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं कसदन करूँगा। हाँ, इतनी हाई लेवल की चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा कि यार आप लोगों के माइंड के ऊपर से गुज़रे, लेकिन कुछ ना कुछ हम टच देंगे। सही है? अच्छा, मैं क्या चीज़ कहना कहना चाह रहा था? बीच में किसी ने क्वेश्चन पूछा था? कुछ तो मैं लिखने वाला था उधर। बार्टर ट्रेड, ये चीज़। हाँ, बार्टर ट्रेड, इसका मतलब है कि भई पैसों के एवज़ आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, आप किसी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले रहे हैं। इसको बार्टर ट्रेड कहते हैं। सही है? अक्सर औक़ात आप कहते हो कि यार ये मेरा मार्कर है, या आपका बल पॉइंट है, तो ये आपका और मुझे बहुत पसंद है, या आपका ब्लू है और मेरा जो है ये जो बॉल पॉइंट है ये ब्लैक है। तो मुझे ब्लू चाहिए और अगर आपको ब्लैक चाहिए तो ये आप ले लें, तो वो आप एक्सचेंज कर लेते हैं। तो उसमें कोई पैसों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये इसको हम बार्टर ट्रेड कहते हैं। सही है? लोग आपस में करते हैं चीज़ें एक्सचेंज, जैसे गाड़ियों का मामला होता है, तो 2 लोग आपस में गाड़ी एक्सचेंज कर लेते हैं। हाँ, कुछ ऊपर-नीचे जो भी हो, वो ऊँच-नीच वो पैसों के थ्रू कवर कर लेते हैं कि यार 1-2 लाख रुपए आप मुझे दे दें और मेरी गाड़ी लेके आप अपनी गाड़ी दे दें। बाकी मार्केट की वैल्यू को देख के कंसिडर करके, लेकिन ऑलमोस्ट वो बार्टर ट्रेड ही है, क्योंकि वो चीज़ों को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन जो है वो हम उसको पैसों के टर्म्स में ही देख रहे होते हैं। अच्छा, द मोस्ट कॉमन एंड क्रूशियल वन्स आर, ये मैंने 3 किस्म के ट्रांज़ैक्शंस लिखे हैं जो कि नॉर्मली हर बिज़नेस में हो रहे होते हैं। सही है? ये मेन ट्रांज़ैक्शंस है। एक है सेल, बहुत सिंपल यार, चीज़ बेचना, ये तो आपको अभी तक समझ आ गई होगी। परचेज़ेज़ यानी खरीदना, एंड पेइंग एम्प्लॉइज़, ये एक तीसरी किस्म की ट्रांज़ैक्शन है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरीज़ पे करते हैं। तो ये भी एक ट्रांज़ैक्शन है जहाँ पे कोई खरीदो-फरोख्त नहीं हो रही। सही है? आपके लिए वो काम करते हैं और आप उनको इन रिटर्न पैसे देते हैं, पैकेज देते हैं।
These are the core operations that keep any business running whether big or small, यानी ये core है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। सही है। अब आ जाते हैं सेल्स ट्रांजैक्शन के ऊपर। ये हमारा एक टॉपिक है, ये थोड़ा सा हम देखेंगे कि भाई सेल ट्रांजैक्शन में क्या होता है। सही है। अब इसकी डिफिनीशन पढ़े। ये एक मिनट। A sales transaction happens when a business provides goods or services to a customer, वही बातें हैं, in return of payment. This payment brings in income or revenue. अच्छा हाँ, ये पॉइंट है। सही है। अगर हम परचेज करते हैं तो उसकी वजह से कौन सी ट्रांजैक्शन राइज होती है, यानी किस हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या रिकॉर्ड्स में क्या चीज लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। सही है। लेकिन इसकी केस में हम इनकम और रेवेन्यू, इनकम एंड रेवेन्यू एक ही चीज है। सही है। इसका डिफरेंस सर ने पढ़ाया है। डिफरेंस क्या है इसमें? है थोड़ा सा डिफरेंस है जी, बताएं, आप बताएं क्या डिफरेंस है इनकम वर्सेस रेवेन्यू? आ जाएं यार, इधर आ जाएं, इधर। नहीं है, पता नहीं है जी। रेहान आप बताएं, कैसे हैं सर? ठीक ठाक, खैर खैरियत। आपका नाम? जुन्नैद। ये तो वो किसने बताया वो दूसरा नाम? अवैस अवैस जो आ रहा था उसमें। हमजा अवैस कौन है फिर? एक और भी आया था कल, तो भागे। अच्छा, सही। आप ठीक ठाक, खैर खैरियत? कल तो आप क्लास में थे ना? सही है। टॉपिक पढ़ लिया था फिर? अच्छा, आपको लेक्चर्स मिल गए सारे? जबरदस्त यार, जबरदस्त। ये कॉन्फिडेंस होती है। सही है। आपने पढ़ लिए, देख लिए सारे लेक्चर्स आप दोनों ने? अच्छा, हम असल में ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं। कल हमने डिफिनीशन पढ़ ली थी और ओवरऑल ट्रांजैक्शन की समझ आपको आ गई होगी। सही है। अब इसके हम टाइप्स पढ़ रहे हैं कि यार मेनली जो होते हैं किसी भी बिजनेस में 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस तो होती हैं, और हो सकते हैं, लेकिन ये कोर ट्रांजैक्शंस है। सही है। तो चूंकि ट्रांजैक्शन और ये जो टॉपिक्स है ये हमारे कोर्स का उस तरह डिटेल में हिस्सा नहीं है, ये आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे कुछ टॉपिक्स के साथ रिलेट करते हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। सही है। तो हम सेल ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं, सिंपल कोई चीज बेचना। सही है। तो ट्रांजैक्शन इधर भी है, एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में होता है, एक बंदा खरीद रहे, दूसरा बंदा बेच रहा है। सही है। एंड इन रिटर्न फॉर मनी। तो वो तीनों पॉइंट्स हमारी कीवर्ड्स इसमें कवर हो जाते हैं। अब इसमें ये है कि हम ये बात कर रहे हैं क्या सेल ट्रांजैक्शन हैपेंस व्हेन अ बिजनेस प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कस्टमर इन रिटर्न फॉर पेमेंट। ये तो जनरल डिफिनेशन हो गई, वो तो हमें पहले से पता है, लेकिन ये की पॉइंट है कि दिस पेमेंट ब्रिंग्स इन इनकम और रेवेन्यू। सही है। तो अगर सेल ट्रांजैक्शन हो तो इनकम और रेवेन्यू ये जनरेट होंगे, और अगर परचेज ट्रांजैक्शन हो तो परचेज में फिर एक्सपेंस। जबरदस्त। सही है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप FA1 में जब पढ़ेंगे डबल एंट्रीज एसिड इक्वेशन, तो आप उसको पार्क करते हैं इनकम वाले हेड में जाके जब भी ट्रांजैक्शन होती है। तो आप अमाउंट को एक साइड से इनकम इंक्रीज करते हैं, दूसरे साइड से अगर कैश आया है तो कैश इंक्रीज करते हैं। ये तो पढ़ा है ना? एसिड इक्वेशन नहीं पढ़ी? एसिड इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इसको एसिड इक्वेशन कहते हैं ना? आपने कोई और नाम सुना है? हाँ, वही, इसको हम एसिड इक्वेशन भी कहते हैं। दोनों नाम है इसके। अच्छा, सो दिस पेमेंट ब्रिंग्स इन इनकम और रेवेन्यू व्हिच इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ये तो जनरल बात है। अगर ये ना हो तो भाई बिजनेस ग्रो ही नहीं करेगा, बिजनेस सर्वाइव ही नहीं करेगा। इसी की बेस पे तो चलती है। इनकम्स आते हैं, सही है, डिफरेंट किस्म के, और फिर उसके नीचे हम सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करते हैं। एक्सपेंसेस डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक्सपेंस ये है कि जो चीज आपने खरीदी है उसी का एक्सपेंस है, यानी परचेज ट्रांजैक्शन के थ्रू। सही है। उसके बाद आपके बिजनेस में डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस चल रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, ये जो आपके क्रिएशन में लाइट्स लगे हैं, ये AC चल रहा है, वो कैमरा यूज हो रहा है, साथ साथ अगर आप देखें तो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जबरदस्त। ये मार्कर्स वगैरह आप यूज कर रहे हैं, तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के एक्सपेंसेस है। इस तरह मार्केटिंग एंड सेल्स के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो भी मैंने आपको डिटेल में वो फंक्शंस में समझाए थे। सही है। आपने लेक्चर्स देख लिए है ना? उसमें भी हमने वो फंक्शंस पढ़े थे, वो भी हो सकते हैं। मतलब डिफरेंट नेचर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं।
तो इनकम्स कंप्लीट सारे के सारे ऐड करके उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और फिर नीचे प्रॉफिट आता है। तो ये 2 किस्म के ट्रांजैक्शंस हैं। सही है। When a bakery sells a cake to a customer, that's a sell transaction। बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं। सही है, आप पढ़ भी लें तो आपको समझ आ जानी है। अच्छा, हाउ डू सेल्स ट्रांजैक्शंस वर्क इन डिफरेंट बिजनेसेस? तो वही हर जगह पे मैं आपको क्या कहता हूं कि जो भी चीज हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये कंक्लूसिव नहीं है, इट डिपेंड्स। तो वो जो डिपेंड्स की मैं बात करता हूं, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि वो साइज ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमने फंक्शंस की बात की थी कि यार ये फंक्शंस है, ये डिपार्टमेंट्स होते हैं। सही है। तो मैंने आपको कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि ये सारे जितने भी हमने डिपार्टमेंट्स पढ़े हैं ये हर ऑर्गेनाइजेशन में हो। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें ये बाकायदा सेग्रीगेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग एक्सेप्टेड डिपार्टमेंट्स होते हैं। सही है। लेकिन जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें फंक्शंस तो होंगे ये सारे। सही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके लिए उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए हो, अलग अलग सेक्शन बना दिए हो। सही है। हो सकते हैं एक ही ऑफिस में बैठ के 2-3 किस्म के फंक्शंस चल रहे हो। सही है। तो डिपेंड करता है कैसे आप दोनों ठीक ठाक, कोई मसला तो नहीं हुआ आने में? थोड़ा सा टाइम पे आया करें। सही है। अब आपने रिटर्न में मुझे ये नहीं कहना कि आप तो खुद नहीं आ रहे हो टाइम पे, तो इंशाल्लाह कल से हम भी आएंगे। How do sales transactions work in different businesses? In large businesses like a car manufacturer, there is usually a sales and marketing department. ये हमने ऑलरेडी पढ़े हैं फंक्शंस में। This team handles product promotion, takes orders from customers and manages the entire sales process. सही है। ये जो हमने सेल्स ट्रांजैक्शन की बात की, ये सारा कौन सा डिपार्टमेंट इसको मैनेज करते हैं? इसको सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं। सही है। तो सेल्स इनिशिएट करना या सेल्स होने से पहले उसकी मार्केटिंग करना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ये सारा किसका काम है? सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है। सही है। और अगर हमने कस्टमर को अट्रैक्ट कर ली है तो वो जब फिर सेल्स ऑर्डर बेचता है तो उसको आगे फिर इनिशिएट करना कि यार ये ऑर्डर आगे रिसीव हो गए, अब वो चीजें मांग रहे, तो अब हम फिर आगे उसको ट्रांसफर करते हैं टूवर्ड्स फैक्ट्री या स्टोर डिपार्टमेंट के भाई अब जो है ये इस कस्टमर का जो है ऑर्डर आया है और उसको फला जगह पे डिस्पैच करने, तो हम सारी डिटेल्स दूसरे डिपार्टमेंट को देते हैं, स्टोर को जहां पे स्टॉक पड़ा है, और फिर हम उसको कहते हैं कि ये आगे आप अकॉर्डिंगली डिस्पैच करा दे। सही है। तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट चलते हैं। तो इसके लिए डिपार्टमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इन स्मॉल बिजनेसेस वो अभी वही बात करने लगेंगे कि जरा चीजें इजीली चल रही होती हैं, छोटे बेसिस पे चल रही होती हैं। तो सच एज अ क्लॉथिंग शॉप, सेल्स ऑफन हैपन डायरेक्टली ऑन द शॉप फ्लोर। वही देखें, इसमें कोई डिपार्टमेंट की बात ही नहीं है। अब उधर आप जाएं तो आप कहेंगे कि यार मैं तो ऑर्डर देने लगा हूँ, एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, मुझे उसका नंबर दे, कॉन्टैक्ट, मैंने उनसे मिलना है, मीटिंग करनी है, ये चीज़ है वो चीज़ है, मैंने उनको ईमेल करनी है। वो कहेंगे भाई साहब कहाँ आए हो, एक कपड़ा ही तो खरीदना है 2000 का, उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज? तो वो फॉर्मेलिटीज का फायदा भी नहीं होता, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं एंड उनकी जो इनकम है वो कम होती है। डिपार्टमेंट्स मेंटेन करने पे भी अच्छा खासा एक्सपेंस लग जाता है। सही है। तो इसका कंसेप्ट होता है, वो भी आप आगे जाके पढ़ेंगे। मैं जहां पे भी कहता हूँ आगे जाके पढ़ेंगे, वो मैं खुद ही पढ़ा लेता हूँ तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सही है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये होता है कि हम आप जनरल लाइफ में कर रहे होते हैं, जहाँ पे अगर हम देखें कि यार मैंने ये फला चीज़ खरीदनी है, तो हम कॉस्ट और बेनिफिट करके फिर हम फैसला लेते हैं यार इसकी कॉस्ट ये है, सही है, और इसका जो बेनिफिट मुझे होगा वो इतना है। तो अगर बेनिफिट ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तब हम वो चीज़ आगे उसके लिए बढ़ते हैं, वरना हम कहते हैं नहीं यार इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। जैसे अगर हम कोई नया सेटअप बनाना चाहते हैं, कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि यार जो मेरी कॉस्ट है वो एक्सीड तो नहीं कर रही। सही है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। द शॉपकीपर और कैशियर हैंडल्स द सेल इन पर्सन। वो खुद ही हैंडल करते हैं सब कुछ। एक कैश रजिस्टर उसने रखा होता है और उसमें वो सारे चीज़ें लिखते हैं। अगर आप उनसे कर्ज पे भी कोई चीज़ लें, यानी क्रेडिट पे, तो वो साथ में नोट करते हैं बाकायदा अपने रजिस्टर में कि ये फला जो है साहब, या इसका नाम, इसका नंबर जो भी है वो डिटेल्स लिखते हैं और सामने लिखते हैं कि इसके पैसे इतने रह रहे हैं, इसने मुझे अगले महीने या 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर देने हैं। सही है। तो सब कुछ उसी के अंदर चल रहा होता है। और पीओएस का मतलब है पॉइंट ऑफ सेल। सही है। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम सिंपल, इसका मतलब है वो जो आप अगर कहीं गए हैं सुपर मॉल्स पे या ये यूरो स्टोर वाले साइड पे गए हैं, तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था, उधर वो एक मशीन टाइप होती है, जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो उसी टाइम उसके सामने वो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं कि यार पहले से उनके सिस्टम में सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स पड़े होते हैं कि हमारे पास स्टॉक में ये प्रोडक्ट्स पड़े हैं, इसके ये रेट्स, इसकी इतनी क्वांटिटी पड़ी है। सही है। हर प्रोडक्ट की अलग अलग।
तो जैसे वो उधर स्कैन करते हैं तो वो स्कैनर ऑटोमेटिकली आपकी वो सारी डिटेल्स को अपडेट करते हैं कि ये जो चीज है जो कि स्कैन हुआ है ये स्टॉक में से निकल गया, तो उसका रेट भी आ रहा होता है, वो उसकी क्वांटिटी अमाउंट सब कुछ उधर से डिडक्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, एक सेल ट्रांजैक्शन वहां से क्रिएट हो जाती है, डबल एंट्री सब कुछ पीछे हो जाते हैं, सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर लेते हैं। तो बजाय ये कि मैनुअली हम जाके कैश इंक्रीज करें और फिर इधर से रेवेन्यू इनकम इंक्रीज करें, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बैकएंड पे चल रहा होता है। तो या कैश रजिस्टर अगर मैनुअली चल रहा है या अगर पीओएस है यानी ऑनलाइन सिस्टम, तो उसको अपडेट कर लेते हैं। सही है। सेल्स ट्रांजैक्शन आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेवेन्यू। सही है। सेल करेंगे तो तभी रेवेन्यू आएगा, तो ये सबसे यानी पहला ही स्टेप होता है बाकी स्टेप्स की बनिस्बत। या पढ़ लें, इसमें ज़्यादा कोई चीज़ ही नहीं है, जहां भी कंफ्यूजन हो तब बता दें मुझे। परचेज ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं, यानी जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं। अब मैंने आपको ये कहा था कि भाई जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो दो किस्म के हो सकते हैं, ये पढ़ाया भी था जी, आप बताएंगी। दूसरा मैंने कौन सा बताया था? कौन सी गुड? सही है। अब इन दोनों में फर्क क्या है सर, आप बताएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। सही है। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि बिजनेसेस दो किस्म के होते हैं। सही है। कुछ बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, यानी वो खुद जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो खुद बना भी रहे हैं। सही है, तो बना के बेच रहे हैं। तब अगर वो बनाएंगे तो बनाने से पहले उनको रॉ मटेरियल चाहिए, जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो जिन इंग्रेडिएंट से बन रहा है। सही है। तो वो पहले वो खरीदेंगे कहीं से, उसके बाद वो उसको फिनिश करेंगे यानी असेंबल करेंगे, और जब वो प्रोडक्ट बन जाए तो उसको फिर हम फिनिश्ड प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया था कि आपके बिजनेस के लैंग्वेज में फिनिश्ड हम खत्म को नहीं कहते, फिनिश्ड हम कंप्लीटेड किसी चीज को कहते हैं। सही है। जब उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड कहते हैं, और वो फिर हम आगे बेचते हैं। तो एक तरीका है कि मैन्युफैक्चर करके आगे बेचें, दूसरा तरीका है कि हम मार्केट से डायरेक्ट ही कोई चीज उठा के बेचें। जैसे मैंने आपको फोन्स का एग्जांपल दिया था कि यार शॉपकीपर्स हैं, आप जाए हाफिज सेंटर पे, तो वो कोई लैपटॉप्स या फोन वो खुद नहीं बना रहे। सही है। वो बस बाहर से या उनको स्टॉक आते हैं, रिसीव होते हैं, या कराची वाली साइड से आता है। सही है। और वो खरीद के कम पैसों पे वो मार्जिन रखें, फिर आगे ज्यादा बेच रहे होते हैं ज़्यादा पैसों पे, तो उनके प्रॉफिट्स निकल रहे होते हैं। तो फिर एक दूसरा टाइप है कि वहाँ वो खुद नहीं बना रहे, तो वो उनकी डीलिंग सिर्फ फिनिश्ड गुड्स में होती है, और जो मैन्युफैक्चरिंग वो दोनों में डील करते हैं। सही है। तो परचेज ट्रांजैक्शन जो है, ये मैंने आपको बताया था कि यार परचेजिंग जो हम करते हैं वो रॉ मटेरियल की भी कर रहे होते हैं अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो। सही है। और अगर हम डायरेक्टली ही बेच रहे हैं, बना नहीं रहे, फिर वो हम फिनिश्ड गुड्स डायरेक्ट खरीदते हैं। सही है। इसके अलावा एक और भी चीज है जो कि हमारे जनरल एसेट्स होते हैं। सही है। नॉन करंट एसेट्स या करंट एसेट्स में हमारे रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स के अलावा जो बाकी के एसेट्स हैं, यानी इन्वेंट्री के अलावा। अच्छा, आपको ये भी पता होगा, ये जो दोनों चीजें हैं ना, इन दोनों का हम कलेक्टिवली इन्वेंट्री कहते हैं। ये तो सर ने पढ़ाई होगी। सही है। तो इन्वेंट्री सिंपल इसका मतलब है कि वो चीज जो कि मैं सिर्फ इस पर्पस के लिए खरीद रहा हूं कि मैंने आगे उसे बेचना है, ये इसकी एक शॉर्ट डिफिनीशन बन जाती है। वो फिर आगे वाली बातें हैं कि करंट एसेट है तो 12 महीनों के अंदर अंदर वो कंज्यूम हो रहा है या यूज हो रहा है, जो भी चीजें हैं। सही, वो सबने डिटेल में पढ़ाई है। तो इन दोनों चीजों को हम इन्वेंट्री ही कहते हैं, क्योंकि अगर मैं ये खरीदूं तो इसके थ्रू मैं ये बना के ही आगे बेचूंगा, तो तब भी वो इन्वेंट्री। और अगर मैं ये खरीद रहा हूं तो ये इसलिए खरीद रहा हूं ताकि मैं आगे उसे बेचूं, तो ये इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री के अलावा जितने भी किस्म के एसेट्स होते हैं वो भी हम परचेज ही करते हैं, तो वो भी परचेज ट्रांजेक्शन में आते हैं। सही है। फर्नीचर पड़ा है बिजनेस में आपकी कंपनी के अंदर, वो फर्नीचर आप खरीद चुके होंगे कहीं ना कहीं, वो भी परचेज ट्रांजेक्शन है। ये मार्कर अगर मैंने खरीदा है तो परचेज, जहां पे भी खरीदारी हो रही है तो परचेज ट्रांजेक्शन। सही है। और इसकी हमने ये बात की है कि हाँ, एक्सपेंस और उसकी एक्सपेंस का इधर लिखा है, हैपेंस व्हेन बिजनेस रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज
and agrees to make a payment in return. This is the opposite of a sales transaction. Instead of selling, the business is buying. अच्छा, यहाँ पे शायद नहीं लिखी, तो आप साइड पे लिखें leads towards. आपको नोट्स नहीं मिले क्या? जरा बुला लेंगे टीएस साहब को, आप दोनों को, आपको तो मिल गई है ना बुक्स भी नहीं मिले? बुक्स तो आई थिंक किसी को भी नहीं मिले अभी तक। आप लोगों ने पेमेंट नहीं की यार? जी हाँ हाँ यार, अच्छा, टाइप्स ऑफ परचेज ट्रांजेक्शन कौन कौन से टाइप्स है मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए आपको। एक है परचेजेस फॉर रीसेल और प्रोडक्शन। तो रीसेल यानी फिनिश प्रोडक्ट की बात हो रही है, और प्रोडक्शन के लिए हम परचेज कर रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल की बात हो रही है। सही है, वही चीजें इन्होंने भी लिखी है। परचेजेस ऑफ नॉन करंट एसेट्स, यानी इसके अलावा जो आपके फर्नीचर्स हैं ये भी नॉन करंट एसेट है, 12 महीनों से ज़्यादा टाइम के लिए आप यूज़ करते हैं। सही है, और हम रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं खरीद रहे। सही, इस तरह अगर मैं यह लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो ये भी एक नॉन करंट एसेट है, लॉन्ग टर्म की पर्सपेक्टिव से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। प्लस अगर सपोज करें मैं अपनी कंपनी के अंदर एक फ़ोन मैंने लिया है जो कि मैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए ही यूज़ करता हूँ, नॉर्मली होता है जो आपके कोऑर्डिनेशन वाले बैठे होते हैं या एडमिशन ऑफिस वाले, तो इनको एक आध फ़ोन मिला होता है कि जो भी व्हाट्सएप क्वेरीज आते हैं वो हैंडल करें। सही है, तो वो कंपनी की तरफ से मिलता है और वो भी आपका एक नॉन करंट एसेट है। सही है, तो या तो आप रीसेल और प्रोडक्शन के लिए परचेजेस कर रहे हैं या आप नॉन करंट एसेट के लिए परचेजेस कर रहे हैं। बिजनेस एक्सपेंसेस, अच्छा, बिजनेस के जनरल खर्चे भी हो रहे होते हैं, वो भी इसका हिस्सा बनते हैं। सही है, उसमें डे टू डे आइटम्स और सर्विसेज हैं द बिजनेस नीड्स बट विच आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड। अब देखें, ये उस प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनते जो कि हम बना के आगे बेच रहे हैं। सही है, जनरल एक्सपेंसेस लग रहे होते हैं। तो इसमें क्या है, आप स्टेशनरी खरीद रहे हैं, ये असल में जो मैंने आपको कहा ना कि यार रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट यानी इन्वेंट्री के अलावा जो बाकी एसेट्स है, तो उसमें दो किस्म के आते हैं, नॉन करंट भी हो सकता है एंड करंट भी हो सकता है। तो नॉन करंट का हमने ऊपर ये देख लिए कि परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, और नीचे हम वो बाकी एक्सपेंसेस देख रहे हैं, छोटे मोटे खर्चे। सही है, कोई हमारे मेहमान आ गए हैं कंपनी के अंदर, कोई सीएफओ के मेहमान है, मीटिंग के लिए आए हैं, उनको चाय बिस्किट हमने सर्व कर दिए, तो वो भी जनरल खर्चे हैं। सही है, तो ये साथ साथ करंट बेसिस पे वो खर्चे चल रहे होते हैं। क्लीनिंग सर्विसेज और पेइंग फॉर इंटरनेट सर्विसेज। सही है, इधर ये रिकॉर्डिंग वाली बात भी आ गई है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ परचेज हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग इट करेक्टली। आप परचेज को सही तरीके से समझेंगे, आपको अगर ये याद हो कि ये लीड करते हैं टूवर्ड्स क्रिएटिंग एन एक्सपेंस इन यूर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अगर ये आपको याद हो या आपको पता हो, इसके कंसेप्ट का आपको अंदाजा हो, तो वो रिकॉर्डिंग आपकी पे सही से होती है। ये नहीं कि भाई आपने परचेस कर लिया और आप उधर जाके इनकम इंक्रीज कर रहे हैं। सही है, अच्छा, तीसरा जो टाइप है वो है पेरोल ट्रांजैक्शन। सर एक कप चाय मंगवा लीजिए। तो पेरोल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जहां पे हम अपने एम्प्लॉइज को पैकेजेस दे रही हैं उनके काम के इवज के बदले, सैलरीज। हाँ हाँ, ये टाइप्स है। मैंने पैकेज की बात इसलिए की क्योंकि पैकेज में बहुत डिफरेंट किस्म की चीजें आ जाती हैं। सही है, हाँ एग्जैक्टली सही है, तो वो सारा पेरोल का हिस्सा होता है। सही है, पेरोल एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर आप अपने एम्प्लॉय को सिंपल जितने बेनिफिट्स देते हैं, तो वो जो बेनिफिट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। वो सैलरी के शक्ल में भी हो सकते हैं जो आपको मंथली बेसिस पे मिल रही होती है। वेजेस, वेजेस जो होते हैं, वेजेस लफ्ज थोड़ा सा स्पेसिफिक है, वो वीकली या मंथ के अलावा जो बाकी टाइम के लिए अगर हम देते हैं, आर्ली बेसिस पे दे रही हैं, वीकली बेसिस पे दे रहे हैं, यूनिट बेसिस पे दे रहे हैं, इसको हम वेजेस कहते हैं। लेकिन अगर हम फिक्स्ड पर मंथ बेसिस पे दे रहे हैं फिर उसको हम सैलरी कहते हैं। सही है, ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है। ये हम लेबर के चैप्टर में जाके डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई किस किस तरह हम अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट करते हैं। सही है, इवन अगर आप उनको मेडिकल वो जो इंश्योरेंस टाइप होती है, या आप उनको कहते हो कि यार मेडिकल का आपके जितने भी खर्चे होंगे आपके फैमिली के वो हम आपको रिइंबर्स करेंगे, तो ये सारी भी
पेरोल के अंदर आते हैं, सही है। तो पेरोल एक ब्रॉडर टर्म है। पेरोल ट्रांजैक्शंस रेफर टू द पेमेंट्स मेड टू एम्प्लॉयज, डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, सही है, फॉर देयर वर्क। दिस इंक्लूड्स वेजेस एंड सैलरीज, दोनों आ जाते हैं इसमें। इट्स हाउ ऑर्गेनाइजेशंस रिवार्ड एम्प्लॉयज फॉर देयर लेबर एंड स्किल्स, सही है। A company pays a sales assistant RS 40,000 per month, तो that's a payroll transaction। हम असल में ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। तो सेल्स एंड परचेजेस तो एक साइड पे, लेकिन उसके अलावा वो तो कोर ट्रांजैक्शन है दो। इवन मैंने कहा था कि ये 3 कोर ट्रांजैक्शन है, लेकिन 3 के अंदर भी अगर हम देखें तो बिजनेसेस असल में तो सेल और परचेज के ऊपर चल रहे होते हैं। लेकिन अगर उन्होंने एम्प्लॉइज से अगर वो काम करा रहे हैं तो उन्होंने एम्प्लॉइज को फिर पे भी करना है, उसके अलावा भी काम नहीं चल सकता। तो ये भी साइड बाय साइड चल रहा होता है ये ट्रांजेक्शन। हु हैंडल्स पेरोल, ये पेरोल फंक्शन ये भी हमने देखा था। पेरोल फंक्शन या हमने वो एचआर की बात की थी, लेकिन एचआर ज्यादा स्पेसिफिक है। हायरिंग, फायरिंग, उनकी ट्रेनिंग, रिजिग्नेशंस, टर्मिनेशंस, उनके अंडरस्टैंडिंग के कोई मसले मसाइल आ रहे हैं, उनको इश्यूज आ रहे हैं एम्प्लॉइज को, तो वो सारे कौन हैंडल करते हैं? एचआर हैंडल करता है। लेकिन उनको पेमेंट करना एचआर का काम हरगिज नहीं है। ये अक्सर औकात क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सही है। पेमेंट एचआर के स्कोप में हरगिज नहीं है, वो पेरोल डिपार्टमेंट का काम है, या जिसको हम नॉर्मली अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी चला रहे होते हैं। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसी को देख रही होती है। अगर बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हजारों किस्म के एम्प्लॉइज हैं, उनके डिफरेंट किस्म के ब्रांचेस हैं डिफरेंट सिटीज में, तो फिर नॉर्मली हमने पढ़ा था कि जो पेरोल डिपार्टमेंट होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मल बेसिस पे वो सेंट्रलाइज रखते हैं उसे। तो अगर 1000 से ऊपर के आपके एम्प्लॉइज हैं तो उनको प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है, उनके पेमेंट्स अकॉर्डिंगली देखने पड़ते हैं। किसी को आप पर मंथ 30,000 40,000 पे करेंगे, तो किसी को आप 10-10 15-15 लाख दे रहे होंगे डायरेक्टर लेवल के लोगों को, सही है। इसी तरह जो जूनियर लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं उनके जो पेमेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। यानी बस पर मंथ पे आप उनको मंथ के लास्ट पे जाके एक दफा पेमेंट करते हो बस, उसके अलावा कोई ज्यादा चीजें नहीं होती उसमें। लेकिन जो आपके डायरेक्टर लेवल के लोग होते हैं, सीनियर मैनेजर लेवल के लोग होते हैं, तो प्रॉपर उनको डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। उनको शायद गाड़ी भी मिली हो, उनको शायद मेडिकली इंश्योर्ड भी किया हो आपने किसी कंपनी के थ्रू, सही है। तो आप उस कंपनी को भी तो पे कर रहे होंगे, सही है। इसी तरह हो सकता है कि आपने उनको एक आध घर भी प्रोवाइड किया हो, यानी कहीं रिमोट एरिया में जाके आपने कोई फैक्ट्री बनाई है, जो कि नॉर्मली होते हैं, सही है। फैक्ट्रीज नॉर्मली वो अलाउड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो सिटीज में बनाए जाए, पोल्यूशन के मसले मसाइल की वजह से। तो नॉर्मली अगर आप उधर किसी डायरेक्टर को बैठा रहे हैं तो उनको आप इतने अट्रैक्शन पॉइंट्स देते हैं कि वो एग्री करें उस इलाके में जाने के लिए, सही है। तो आप उनको घर बाकायदा प्रोवाइड करते हैं, गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, उनको एक आध गार्ड्स देते हैं, असिस्टेंट्स देते हैं, सही है। उनके फैमिली के टेक केयर करने के लिए वो आप उनको इवन उनको कोई मैड भी दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स फिर होते हैं। तो प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होता है पेरोल डिपार्टमेंट, और वो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, सही है। और पेरोल डिपार्टमेंट की वही बात है कि एम्प्लॉइज आर पेड एट द राइट अप टू द राइट अमाउंट एट द राइट टाइम विद करेक्ट डिडक्शंस। ये तीनों बातें हैं। ये राइट अमाउंट एंड राइट टाइम की तो आपको समझ आ जाती है, लेकिन करेक्ट डिडक्शंस का मतलब ये है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग, कोई इशू है? बहुत कोई अजीब पोज बना के आप बैठी हैं, मुझे लगा कोई टेंशन की बात है। तो विद राइट डिडक्शंस या करेक्ट डिडक्शंस का मतलब है कि जब आपको पेमेंट मिलती है तो आपको ग्रॉस पेमेंट हरगिज नहीं मिलती, उसमें से डिडक्शंस होते हैं, डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। आपका टैक्स उसमें से डिडक्ट होता है, सही है। अगर गवर्नमेंट ने एक लगा दी है कोई परसेंटेज की, यार जितनी भी आपकी पाकिस्तान की जितनी भी कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं, उनके जो भी सैलरीज हैं उसमें से 5% टैक्स हमें मिलना चाहिए, या सपोज करें 10% टैक्स। तो अगर किसी की 50,000 सैलरी है तो उसमें से 10% काट के 5,000 निकाल के आपको सिर्फ 45,000 मिल रहे होंगे, सही है। इसी तरह ईओबीआई एक और चीज होती है, सही है, या पेंशन बेनिफिट्स होते हैं, सही है। ये वो कट रहे होते हैं, ईओबीआई भी पेंशन से रिलेटेड ही है, वो आपका कलेक्ट होता जाता है हर महीने, आपके जो है सैलरीज में से डिडक्ट होते जाते हैं। ईओबीआई आजकल जो पाकिस्तान के अंदर है वो 370 है आई थिंक, जितना मुझे याद है, सही है। तो सपोज करें मेरी अगर है कोई 50,000 मेरी सैलरी है, तो उसमें से 370 हर महीने कट के फिर मुझे सैलरी मिलती है, नेट अमाउंट मिलती है, सही है। नेट एंड ग्रॉस का तो पता है ना, ग्रॉस का मतलब है टोटल, जिसमें से कोई चीज अभी तक काटी नहीं गई, और नेट का मतलब है कि जब इसमें से हम कोई चीज डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं,
और फिर जो अमाउंट आती है उसको हम नेट कहते हैं, नेट ऑफ टैक्स आर EOBI और पेंशन डिडक्शंस। सही है, तो ये सारी कटौती होके फिर नेट अमाउंट निकलते हैं और वो आपको पेमेंट होती है। सही है, तो विद करेक्ट डिडक्शंस लाइक टैक्स और पेंशन कंट्रीब्यूशंस। हाफ पेरोल इज प्रोसेस्ड, ये पढ़ लें जल्दी जल्दी से ये वाला पैरा, तो बताइए कोई इशू है तो जल्दी से हम कवर कर लेते हैं। अवैस, ये आप इनको नोट्स दे दें, आप उनके साथ पढ़ें। जल्दी जल्दी पढ़ लें, हमने इस पे एक एक्टिविटी भी करनी है ताकि आज ये चैप्टर एंड हो जाए। जी, पेरोल सॉफ्टवेयर का मतलब है कि छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो तो हम मैनुअल बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं तो वहाँ बाकायदा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। और वह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर मिडिल क्लास ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक ही होता है, उसमें सारे किस्म के ट्रांजेक्शन चल रहे होते हैं, वो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। सही है, अगर सेल आप कर रहे हैं वो भी उसी के अंदर रिकॉर्ड होता है, परचेजेस कर रहे हैं वो भी एक्सपेंसेस उसी के अंदर रिकॉर्ड हो रही हैं, पेरोल के सारे हर किस्म के खर्चे उसमें से वो मतलब उसमें आप नोट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही हैं एक ही क्लिक पे। लेकिन जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, सही है, जैसे पेप्सी, कोक, नेस्ले, यूनिलीवर, तो इसमें बाकायदा हर फंक्शन के लिए उन्होंने एक अलग सॉफ्टवेयर बनाया होता है। सही है, और सॉफ्टवेयर के नेम्स आप आगे जाके देख लेंगे, कभी सुन लेंगे, आपके कोर्सेज का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वैसे मैं बता देता हूँ, जिसमें क्विक बुक्स भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर है, सैप एक किस्म का सॉफ्टवेयर है, उसमें फिर वर्जन होते हैं। आजकल सैप S4 हाना ये एक लेटेस्ट वर्जन है जो कि सिर्फ बड़ी कंपनीज के अंदर इंप्लीमेंट हुआ है अभी रिसेंटली। नहीं, ओरेकल भी है, ओरेकल भी लोग यूज़ करते हैं, उसी की तरफ मैं बढ़ रहा था। सही है, इसमें ये है कि जो सैप S4 हाना है वो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है और वो विद ईज़ है, लेकिन यानी ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस उसमें ये है कि उसमें चीज़ें आपकी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ रिकॉर्ड हो रही होती है। सही, तो S4 हाना की तरफ जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं मल्टीनेशनल, वो बढ़ रहे हैं, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इवन जिस फर्म में मैं काम करता हूँ उसमें एक डिपार्टमेंट है अलग से ERP के नाम से, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, तो वो यही इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कराती है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो S4 हाना जो है वो लेटेस्ट है, ओरेकल और क्विक बुक्स तो अच्छे खासे टाइम से आ रही हैं। तो ओरेकल जो है, ओरेकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं कंपनीज में, यानी अगर मैं कहूँ तो सपोज करें कोई 60 to 70% कंपनीज ओरेकल यूज़ कर रही है। सही है, क्विक बुक्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन क्विक बुक्स जो हैं वो ज़्यादातर बाहर की कंपनीज यूज़ करते हैं। और सैप और S4 हाना जो है अभी लेटेस्ट आया है, तो वो भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम। कौन सीखते कहाँ से हैं? अभी इस लेवल पे तो नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही है, लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँ स्किल्स लेवल में इंशाल्लाह आप शिफ्ट हो जाएँ, प्रोफेशनल्स तक आप पहुँचे, लग यानी आपको कहें कि यार अभी मैंने 6 से 8 महीनों में मार्केट में डिप्लॉय होना है, मैंने एंटर होना है। सही है, तो फिर आपको वो चीज़ें साथ-साथ देखनी चाहिए और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, जैसे SCCA के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, एक आध इंस्टीट्यूट जो कि वो करा रही हैं एक्स्ट्रा कोर्सेज़। सही है, ACCA SCCA की एक आध इंस्टीट्यूट है, वो करा रहे होते हैं एक्स्ट्रा कोर्सेज़, उनके कुछ टीचर्स हैं उन्होंने रखे हैं, वो एक्स्ट्रा कोर्सेज़ करा रहे होते हैं, क्विक बुक्स के, सैप के, ये सॉफ्टवेयर्स के, टैक्सेस के वो एक्स्ट्रा कोर्सेज़ कराते हैं। सही है, वो आगे जाके मैं इंशाल्लाह आपके साथ भी डिटेल शेयर करता रहूँगा, लेकिन अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं है इस स्टेज पे। सही है, तो ये तो बात आ गई तो मैंने बता दी है। सही है, तो ये पैरोल के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर होते हैं और सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हो रही होती है। जी, किसी और का कोई क्वेरी बताएँ इसमें से? फिर मैं पूछूँगा और पूछने के लिए मुझे सवाल मिल गए। लीगल कंप्लायंस यानी जो कानून है, वो जो आपको कहती हैं कि भई आपने बिज़नेस इस तरीके से चलाना है, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके साथ आप कंप्लाई कर रहे हो। कंप्लाई का मतलब यानी आप उस पे अमल कर रहे हो, आप उसके साथ अलाइन्ड हो। सही है? लीगल कंप्लायंस यानी आप कोई इल्लीगल काम नहीं कर रहे बिज़नेस के अंदर। जी, बस? हाँ, बस सिर्फ़ ये?
हाँ, तो ये कह रही हैं कि पेरोल ट्रांज़ैक्शंस जो है वो क्रिटिकल एंड रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब है जो कि बार-बार होता है, सही है? यानी ये रिकरिंग कॉस्ट फॉर बिज़नेस है क्योंकि एम्प्लॉइज़ आपके पास होंगे और वो होते भी हैं। ये नहीं होता कि भाई किसी महीने में एम्प्लॉयी सारे चले गए, तो बिज़नेस रुक ही जाएगा, सही है? तो रिकरिंग कॉस्ट का मतलब है कि हर महीने ये कॉस्ट लग रही होती है। जैसे अब नॉन करंट एसेट की हमने कॉस्ट की बात की परचेज़ ट्रांज़ैक्शन, तो उसमें नॉन करंट एसेट हम हर महीने या हर दिन तो नहीं खरीद रहे होते ना। लेकिन एम्प्लॉइज़ तो रोज़ाना बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो उनको अगर आप वीकली बेसिस पे पे कर रहे हैं, तो फिर हर वीक आपको ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो ये रिकरिंग कॉस्ट हम इसलिए इसे कहते हैं। क्रिटिकल क्रिटिकल यानी इम्पोर्टेंट, सही है? या थोड़ा-सा रिस्की यानी रिस्क के लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सही है? तो इसलिए इसको क्रिटिकल भी कह रहे हैं कि यार ये एक इम्पोर्टेंट कॉस्ट है आपके बिज़नेस की। आप एम्प्लॉइज़ को पे करेंगे तभी तो वो आपका बिज़नेस चल रहा है। एम्प्लॉइज़ ही नहीं होंगे तो बिज़नेस कैसे चलेगा? सेल और परचेज़ की बात तो बाद में आ जाती है, सही है? और सेल परचेज़ भी तो एम्प्लॉइज़ ही कर रहे हैं। जी, बस और कोई क्वेश्चन नहीं? नहीं है? चलें अब मैं करता हूँ। ये किस बला का नाम है? शाबाश जल्दी बताएँ। इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर्स। क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रॉनिक इसको क्यों कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर का क्या मतलब है? क्यों इसके अलावा कोई और भी किस्म की ट्रांसफर होती है? नहीं तो इसके अलावा कोई और किस्म का ट्रांसफर हो सकता है जो इसको ये लोग इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर कह रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक अगर लफ्ज़ लिखा है तो इसके अलावा कोई और भी तो टाइप हो सकती होगी ना? वो क्या है? आप बताएँ। चेक के थ्रू भी पे कर सकता है। एग्ज़ैक्टली। ऑनलाइन थ्रू उसने इलेक्ट्रॉनिक से मुराद ऑनलाइन है, वो चेक के थ्रू भी कर सकता है, वो किसी और पर्पस से पे ऑर्डर पे भी चेक पे कर सकता है, बिल्कुल, वो दूसरे चेक में तभी भी कर सकता है, वो किसी के अकाउंट से दूसरे अकाउंट से भी भेज सकता है, बिल्कुल। थर्ड पार्टी की। जी, आपने ये पूछा था? नहीं। वो इलेक्ट्रॉनिक के लफ्ज़ पे आप उधर अटक गए। गौर से पढ़ लिया करें। सही है? समझ आ गई है इन्होंने जो आंसर दिया है? डिफरेंट किस्म के ट्रांसफर्स हो सकते हैं। सही है? जैसे कि अब अगर मैं अपने आप अगर अपने अब्बू के साइड पे अगर आप देख लें आपके अंकल हो, अब्बू हो, यानी उनकी जो जनरेशन है, तो भई आप अब अभी इस ज़माने में अगर आप उनको अगर वो एज्ड है तो, सही है? अगर वो 40 45 साल की एज में है तो उनको फिर पता होगा इन चीज़ों का। वो भी एटीएम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जो कि 60 से ऊपर होते हैं या 50 से ऊपर, उनको आप एटीएम पकड़ाएँ कि बाबा आप आज के बाद ये एटीएम यूज़ कर लिया करें। क्या आप ख्वारी करते हैं, चेक बाकायदा बनाते हैं, मैनुअली बनाते हैं यार जो होते हैं थोड़े से एजेड लोग, वो बाकायदा जब भी वो सैलरी निकालते हैं, तो वो मैनुअली चेक के ऊपर अपना नाम लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं प्रॉपर्ली और फिर सिग्नेचर करते हैं और फिर बैंक में जाके खुद जाके वो बैंक में डिपॉज़िट कर लाइन में खड़े होते हैं, फिर उनको पैसे मिलते हैं। अब आप अगर ये सोचेंगे तो आपको जेनुइनली हँसी आती है। आती है हँसी ना कि यार आजकल के ज़माने में कौन इस तरह कर रहा है? वो कर रहे हैं, अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं। सही है? तो वहाँ जब आप जाते हैं तो आपको मैनुअली ही कैश मिल जाता है। क्या उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं? आप एटीएम के थ्रू अब इवन मेरे अब्बू वो ज़रा है एज्ड है 65 प्लस है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट या 65 शायद, सही है? तो उनको एटीएम पकड़ाओ तो मतलब मैं समझा सकता हूँ ईज़िली लेकिन अभी तक या तो मुझे शायद मौका नहीं मिला या मैंने कभी सोचा नहीं लेकिन वो प्रॉपर्ली जब भी उनकी सैलरी आती है नेशनल बैंक में, उनकी चूँकि वो गवर्नमेंट का हिसाब-किताब होता है, तो वो बाकायदा जाके सैलरी निकालते हैं। लेकिन हमारा क्या एनी टाइम कार्ड पड़ा होता है जेब में, जब भी कोई पैसे चाहिए तो हम ज़्यादा निकालती भी नहीं है, 4-5 हज़ार निकाल के उस पे कुछ दिन काम चल जाता है, फिर से निकाल लेते हैं। सही है? तो ये अभी भी बाकी टाइप्स वो चलते हैं। डिपॉज़िट्स होते हैं, आप जब भी पैसे बैंक में डालते हैं, तो बाकायदा लोग खुद जाके वो पैसे उनके पास अगर 10-15 हज़ार पड़े हैं, तो बैंक में जाके वो बाकायदा वो लिखते हैं, प्रॉपर वो फॉर्म फिल करते हैं और उसके ऊपर वो करेंसी और सारी चीज़ें लिखते हैं, सही है? अगर इवन वो कॉइन्स भी हो, तो वो कॉइन्स काउंट करके उसमें लिखते हैं कि यार ये कॉइन में ₹1 की जो कॉइन्स है वो इतने हैं मल्टीप्लाई करके, 2 के इतने हैं, 5 के इतने हैं, नोट्स इतने हैं और वो फिर आगे जाके वो डिपॉज़िट करते हैं, बैंक उनसे एक्सेप्ट करते हैं, उनके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाते हैं। तो मैनुअली चीज़ें अभी भी चल रही है, सही है? तो इलेक्ट्रॉनिक वर्सेस मैनुअल में डिफरेंस का पता चला आपको? सही है? चलें, ये हमारा लास्ट टॉपिक इसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे इंशाल्लाह। ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांज़ैक्शन बहुत जनरल टॉपिक है, नाम से ही पता चल जाता है और बहुत ईज़ी भी है
कि जो हमने ट्रांजैक्शंस पढ़े 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होने से पहले, सही है, इसके अक्कर होने से पहले प्रॉपर ऑथराइजेशन होती है या होनी चाहिए, अगर कहीं भी नहीं हो रही तो, सही है। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भाई पैसों के मामलात है, और अगर बड़े बिजनेसेस हो तो वहां पे लाखों और करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं। अगर आपका कोई बड़ा कस्टमर हो, सही है, वो आपसे ही खरीदता है और वो भी एक अलग प्रॉपर अलग कंपनी है, बड़ी कंपनी है, सही है। यानी जैसे आप सपोज करें, मैंने रॉ मटेरियल की बात की, तो जो रॉ मटेरियल आप खरीदते हैं आपके लिए रॉ मटेरियल है, उसके लिए क्या होगा, एक मिनट, उसके लिए क्या होगा बताता हूं, एक मिनट। अगर ये कंपनी ए है, यानी आपकी कंपनी, और आपको आरएम यानी रॉ मटेरियल चाहिए ताकि आप फिनिश्ड प्रोडक्ट बना सके, हिंट मैंने दे दी है, आप समझो। ये आप दूसरी कंपनी है बी, आप इनसे रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, ये आपको ट्रांसफर करते हैं रॉ मटेरियल, ये आपके लिए, उनके लिए क्या है, फिनिश्ड गुड है, सही है। वो तो बेच रही है ना, तो चाहे वो आपके लिए तो रॉ फॉर्म में है, आपने बनाना है, लेकिन उनके लिए वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, सही है। तो इस तरह ये भी हो सकता है कि आप जो चीज बेच रहे हैं किसी दूसरे को, वो उनके लिए रॉ मटेरियल हो, सही है। तो इस तरह होते हैं। जैसे मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा था, वो शुगर मिल था, सही है। तो अब चीनी डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स में यूज हो रहे होते हैं, तो उन्हीं की ही एक सिस्टर कंपनी थी। सिस्टर कंपनी का मतलब होता है कि उनके ऑनर ऑलमोस्ट एक होते हैं, लेकिन डिफरेंट कंपनीज वो चला रहे हैं साथ साथ, सही है, या वो एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी उनकी जो मैन एक्टिविटीज होते हैं वो दूसरी कंपनी के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, उसके अलावा वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो अब शीजान, उसका वो जो है वो जूस आप पीते हैं, कभी पिए? बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है, सही है, ठंडा भी होता है। तो शीज़ान की जो बॉटल है 60-70 की मिल जाती है, बाकी की बनिस्बत वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और क्वालिटी भी उसकी अच्छी है। तो शीज़ान जो थी वो शाहताज शुगर मिल एक था, उसका हम ऑडिट कर रहे थे। तो शाहताज वालों की जो है वो शीज़ान एसोसिएटेड कंपनी थी। तो जितनी भी ये लोग चीनी बनाते थे, वो उसका अच्छा खासा पोर्शन जो है वो शीज़ान को ट्रांसफ़र होता था। तो ये चीनी इनके लिए फिनिश प्रोडक्ट, लेकिन उनके लिए वो रॉ मटेरियल है जो कि वो अपने जूसेस में यूज़ कर रहे थे। और इवन जब हम ऑडिट पे थे तो उनके हेड ऑफिस पे बाकायदा एक बड़ा फ्रीज़र पड़ा था और उसमें वो सारे शीज़ान के बॉटल्स पड़े होते थे। तो हम जब भी जाते तो जाके उठा लेते हैं। ऑडिटर्स की शशकी भी होते हैं। सही है, वो जो मैंने 5 समझाए थे ना आपको एरियाज़ के, हम एसीसीए में पढ़ते हैं या आपने आगे जाके इसमें जॉब करनी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें मैंने ऑडिट का भी बताया था। और ये मैं आपको इंटरेस्टिंग बात कहूँ कि जितने भी एसीसीएस होते हैं या सीएस होते हैं, आप आगे जाके आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। मार्केट का, पाकिस्तान के मार्केट का खासतौर पे ये नॉर्म है कि सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि हम ऑडिट में जाएँ। सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी ये होती है। ऑडिट में अगर खुदा ना खास्ता ना हुए, उनकी अगर कोई इंडक्शन ना हो जाए, तो उसके बाद फिर वो बाकी डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, एडवाइज़री में जाते हैं, टैक्स में जाते हैं, कॉस्ट वाले साइड पे जाते हैं, ईआरपी में लोग जाते हैं। सही है, ईआरपी का आगे दौर भी है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तानी जो है ना, उनके ये ज़हन के अंदर ये चीज़ बिल्ट इन है, वो अ, एक किस्म से मार्केट में एक नॉर्म चल गया है कि भई ऑडिट सबसे अच्छा है। तो शीज़ान की हम बात कर रहे थे, तो एक कंपनी की जो है फिनिश प्रोडक्ट, वो दूसरी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल। तो आप सोचिए उसके लिए वो रॉ मटेरियल है, और वो सारा का सारा रॉ मटेरियल इधर शाहताज शुगर मिल से ले रहे हैं। तो भाई वो करोड़ों अरबों के ट्रांजैक्शन होते हैं, अगर आप ईयरली वाइज उसे देखें। तो वो अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है किसी महीने के अंदर, कोई 10 लाख 20 लाख का आप उनसे स्टॉक ले रहे हैं चीनी का, तो अगर वो ऑथराइज ना करें तो क्या बिजनेस का तो वो सफाया हो जाएगा। कोई भी मैनेजर आके वो अप्रूव कर लेगा और वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो इस तरह नहीं होता, सही है। प्रॉपर ऑथराइजेशन होती है, डायरेक्टर लेवल तक वो चीज़ें जाती हैं। जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उससे उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो प्रॉपर परचेज ऑर्डर जाती है, मैंने कल आपको बताया था, सही है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये आप अपने एफए के पेपर में डिटेल में पढ़ेंगे, एफए 1 में, सही है। उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि जो भी स्टेप बाय स्टेप जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उसमें हर स्टेप के ऊपर एक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है और वो डॉक्यूमेंटेड सारी चीज़ें होती हैं, सही है। तो जब भी आप परचेस करते हैं, परचेस ऑर्डर बेचते हैं कि मुझे ये चीज़ें परचेस करनी है, इतनी इतनी क्वांटिटी की, और ये प्राइस है, सही है, और मेरी ये स्पेसिफिकेशंस या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं। तो वो जो फॉर्म आप बेचते हैं उससे पहले ही आप उसके ऊपर प्रॉपर ऑथराइजेशन के सिग्नेचर्स लेते हैं अपने डायरेक्टर लेवल के लोगों से, तब वो आगे आप किसी कंपनी को बेचते हैं कि अब हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, सही है। तो प्रॉपरली हम उसे ऑथराइज करते हैं बिफोर दे टेक प्लेस। अब ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस,
ये लिख रहे हैं कि भाई उसकी एक डिफिनीशन टाइप लिख रहे हैं कि ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्स अ सेकंड पर्सन एग्रीइंग और अप्रूविंग, एक ही बात है, अप्रूव कर रहे हैं तो मतलब एग्री भी कर रहे हैं उसके साथ, अ ट्रांजैक्शन बिफोर इट प्रोसीड्स, उसके होने से पहले वो उस पर एग्री करते हैं, अप्रूव करते हैं, यानी ऑथराइज करते हैं। सही है। ऑथराइजेशन फॉर क्रेडिट सेल्स, अब देखें वो आपको बता रहे हैं कि यार इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑथराइजेशन की। मैंने आपको थ्योरेटिकली वैसे जनरली बता दिया, अब वो स्पेसिफिकली बता रहे हैं। अब सेल्स ट्रांजैक्शन जो होते हैं, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट वाली क्लास में कहा था ट्रांजैक्शन दो किस्म के होते हैं नॉर्मली। वो जो हमने ये किस्में पढ़ी वो तो अलग है। सही है। नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो या तो कैश ट्रांजैक्शन होती है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सही है। अब आप कहेंगे यार हर जगह पे आप टाइप्स बता रहे हैं, उधर आपने 3 टाइप्स बताए, इधर आपने अभी खुद से क्रिएट कर लिया कि 2 टाइप्स हैं, तो हम किसके ऊपर यकीन करें, ये 2 टाइप्स है कि वो 2 टाइप्स है? क्वेश्चन रेज हो सकता है, किसी का है माइंड में? है किसी के माइंड में? जवाब ही नहीं दे रहे। मतलब यार मैं क्वेश्चन खुद रेज कर रहा हूं, मैं आंसर खुद दे रहा हूं, और वो जब मैं फिर उसके हवाले से पूछ रहा हूं तो वो भी आप सर नहीं हिला रहे। कुछ तो कहें यार। मतलब ये अजीब शर्म की बात है कि टीचर खुद क्वेश्चन भी रेज कर रहे हैं, वो खुद आंसर भी कर रहे हैं, और फिर जब वो पूछे कि हाँ ये माइंड में था, तो वो आप झूठी तसल्ली के तौर पे भी आप वो सर नहीं हिला सकते कि हाँ मेरे माइंड में था। तो वो बात हो रही थी ट्रांजैक्शन के टाइप्स की। ये हम आगे इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे, कॉस्ट के जब हम टाइप्स पढ़ेंगे या बिहेवियर पढ़ेंगे तो वो हम डिफरेंट तरीकों से उसके टाइप्स लिखेंगे। तो वहां पे फिर ये बात मैंने रिपीट करनी है। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, बल्कि लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं एक इंसान हूं, आप सारे इंसान हैं, है तो सही ना? अब इंसानों को हम डिफरेंट तरीकों से कैटेगराइज करते हैं। सही है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि यार इंसान के बस यही टाइप से और बस इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, हम डिफरेंट तरीकों से कैटेगराइज करते हैं। अगर मैं जेंडर वाइज देखूं तो हम मेल है तो ये फीमेल है, ये मैंने कैटेगराइजेशन की जेंडर वाइज। अगर मैं कंट्री वाइज कैटेगराइजेशन करूं तो सारे तो पाकिस्तानी बैठे हैं, लेकिन हो सकता है कोई हो यूएस से हो, कोई बांग्लादेश से हो, जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में होते हैं। सही है। तो ये मैंने कंट्री वाइज कैटेगराइजेशन की। अगर हम रिलीजन वाइज कैटेगराइजेशन करें तो कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जो है हिंदू है, डिफरेंट किस्म के लोग हो सकते हैं। सही है। इसी तरह अगर हम करें कैटेगराइजेशन ट्राइब वाइज करें, कौम के लिहाज से करें, तो मैं पठान हूं तो आप पंजाबी होंगे, कोई सिंधी होगा, कोई बलूची होगा। बलूची है कोई? नहीं है। जो बड़े बड़े शलवार पहन के आते हैं। सही है। उनके 5-10 गज के कपड़े से तो उनके एक ही शलवार बन जाते हैं। ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उनकी अपनी ट्रेडिशन है। सही है। तो जैसे आप पैंट्स पहन के आते हैं तो वो उसके उलट चलते हैं। सही है। तो डिफरेंट किस्म के कौम भी है। तो ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कैटेगराइजेशन जब हम करते हैं तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से करते हैं, डिफरेंट साइड से आके करते हैं। तो वो जो मैं ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ ना, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैंने 3 टाइप्स पढ़ा दी तो बस खत्म। नहीं, ये जो मैं 2 टाइप्स कह रहा हूँ, ये एक अलग पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, वो एक अलग पर्सपेक्टिव से। सही है। तो ट्रांजैक्शन के 2 टाइप्स, कैश या क्रेडिट। तो कैश यानी आप उसी पॉइंट पे आप पेमेंट कर रहे हैं, कोई चीज आप खरीद रहे हैं, या अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसी पॉइंट पे आपको पैसे मिल जाते हैं, ये कैश ट्रांजैक्शन है। सही है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब है कि उसमें उसके पेमेंट में डिले आती है। सही है। तो वो 1 दिन की भी बात हो सकती है, वो 1 घंटे की भी बात हो सकती है, वो महीने या साल की भी बात हो सकती है। अगर आपने किसी को सेल किया और आपको कह रहे हैं कि सर मुझे 1 घंटे का टाइम दे, मैं घर जाके आपको पैसे देता हूँ, तो वो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही है, तब तक कि जब तक आपको पैसे ना मिले। सही है। और अगर वो आपको कहे कि मैं महीने बाद आके आपको पेमेंट करूंगा, जो कि बड़े बिजनेस में इसी तरह होता है, वो लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शंस होते हैं और उसमें वो महीने 2 महीने का टाइम दे रहे होते हैं, तो वो फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब जहां पे क्रेडिट सेल की बात आ गई है, ऑथराइजेशन फॉर क्रेडिट सेल, तो उसमें चूंकि रिस्क ज्यादा है, आप सेल कर लेंगे, प्रोडक्ट चले गए, स्टॉक चला गया। सही है। लेकिन आपको क्या पता वो कस्टमर मुझे पेमेंट करेगा भी कि नहीं। चाय पीनी है किसी ने? हाँ, कभी यस ना कहा करे। सही है। क्योंकि फिर ज्यादा चाय ये लोग नहीं ला सकेंगे। अच्छा, तो अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो जनाब उसमें आप लाखों का जो है स्टॉक वो बेच रहे हैं किसी दूसरे कंपनी को, और वो स्टॉक चला जाता है, डिलीवर हो जाता है, महीने बाद पेमेंट होनी है, क्या पता वो गायब ही हो जाए। कल को वो ये इस चीज से इनकार करे कि यार आपने तो मुझे सेल ही नहीं की, दिखाए मुझे।
वो जो हर जगह मैं कहता हूँ ना कि डॉक्यूमेंटेशन के फवायद, यही फवायद होते हैं। आपने अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की है, सेल करने से पहले वो बाकायदा परचेज ऑर्डर बेच चुके हैं, यानी आपके पर्सपेक्टिव से उसे हम सेल ऑर्डर कहते हैं, सही है। तो बेच चुके हैं, कंफ्यूज हो गए ना परचेज ऑर्डर वर्सेस सेल्स ऑर्डर में, इस तरह की है। तो ये भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, सही है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। इसी तरह जो आपने इनवॉइस का पूछा था, इनवॉइस है पेमेंट एविडेंस, ये पेमेंट हो गई है कि नहीं। तो हर पॉइंट पे आप डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहे हैं और आपके पास उसकी कॉपीज पड़ी होती हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास, कॉपीज आप अपने कस्टमर्स को बेचते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में शेयर करते हैं, सही है। ताकि कल को अगर कोई इशू रेस हो तो आप बता सकें कि यार ये देखें, इस तारीख पे आपने हमें ऑर्डर दिया था, फिर इस तारीख पे हमने चीजें यहां से डिलीवर की थी, फिर इस तारीख पे हमने आपको इनवॉइस भेजी थी ताकि आप हमें पेमेंट करें, और फिर इस तारीख पे आपने इसमें से आधी पेमेंट की है और उसके बाद कभी पेमेंट नहीं की, और अगर आपने किया तो दिखाए आप भी हमें डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंटेशन का फायदा होता है, सही है। तो साथ साथ हम ऑथराइजेशन भी पढ़ रहे हैं। तो अगर क्रेडिट सेल हो तो उसमें चूंकि रिस्क ज्यादा है, तो उसमें प्रॉपर ऑथराइजेशन होनी चाहिए बिफोर द सेल्स ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, सही है। सेल्स आर ओनली बेनिफिशियल टू एन ऑर्गेनाइजेशन इफ द कस्टमर पेज फॉर देम। वो पे नहीं करेंगे तो बेनिफिशियल तो हुआ ही नहीं। स्टॉक चला गया और पैसे नहीं मिल रहे तो कैसे बेनिफिशियल हुआ, सही है। पैसे आएंगे तभी बेनिफिशियल है। प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट क्रेडिट सेल्स फ्रॉम कैरिंग अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ नॉट बीइंग पेड। जिसके बाकायदा कंट्रोल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, सही है, लफ्ज आ गए। तो प्रोसीजर्स होते हैं बाकायदा बैक एंड पे, वो हम अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उस पर एक्ट कर रहे होते हैं ताकि इस रिस्क को हम रिड्यूस कर सके कि कस्टमर हमें पेमेंट नहीं करेगा, सही है। एन एग्जाम्पल इज क्रेडिट सेल्स टू अ न्यू कस्टमर। बिल्कुल एक नया कस्टमर आया और कहते हैं यार मुझे 10 लाख का आप स्टॉक बेचें और मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो उधर आप हेसिटेट करते हैं। अगर आपका कोई पुराना कस्टमर है, सालों से उसके साथ आपका ट्रेड चल रहा है, आपकी डीलिंग चल रही है, आप उसको चीजें बेचते हैं और महीने के अंदर अंदर पेमेंट करता है, तो उसकी एक हिस्ट्री है प्रॉपर, उसका आपको ये भी पता है कि यार ये फलां मार्केट में एग्जिस्ट करता है और ये ट्रस्टेड कंपनी है, तो आपको फिर ज्यादा खतरा नहीं होता। लेकिन एक बिल्कुल नया कस्टमर आया है और आपको कहते हैं मुझे 10 लाख का है जो है स्टॉक बेचें और मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो आप उधर हेजिटेट करेंगे कि यार मैं कैसे ट्रस्ट करूं, सही है। तो वहां पे आप प्रॉपर प्रोसीजर्स कंट्रोल्स लगाते हैं। और अ कस्टमर विद अ पुअर क्रेडिट की हिस्ट्री है, कस्टमर आपका ही कस्टमर है, पहले से ही था, न्यू कस्टमर नहीं है, लेकिन उसकी हिस्ट्री खराब हो चुकी है। वो पिछले 1 आध साल से, यानी वो कोई 10 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं और पिछले 1 साल से उसकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब चल रही है, यानी वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा, हर महीने वो डिले कर जाता है। आप 1 महीने का टाइम देते हैं, वो 10-12 दिन बाद पेमेंट कर रहा होता है, यानी महीने की ऊपर 10-12 दिन। तो क्रेडिट हिस्ट्री चूंकि उसकी खराब चल रही है, तो अगर अचानक आके उसने, नॉर्मर्ली आप उसको 5 लाख का स्टॉक बेचते हैं हर महीने, और अचानक आके उसने कह दिया कि मुझे 1 करोड़ का चाहिए, रिस्क तो होगा भाई। वो अचानक आके क्यों 1 करोड़ का ले रहा है, इसका मतलब है कि उसने भाई गायब हो जाना है। ये हमारे साइड में एक बंदा था, वो गाड़ियों का वो करता था ना, वो गाड़ी की डीलिंग करता था। तो वो लोगों से पैसे लेते थे, वो कहते थे कि यार आप हमें पैसे दें, इन्वेस्ट करें। ये सपोज करिए कोई गाड़ी है, कोई जीप है और ये मार्केट में 20 लाख की बिक रही है, आप हमें सिर्फ 10 लाख दें, सही है, और ये गाड़ी हम 20-25 लाख में बेच के, यानी ये गाड़ी आपके नाम हुई, 20-25 लाख में बेच के जो भी प्रॉफिट हो उसका 70% हिस्सा आपका और बाकी हमारा। तो उन्होंने स्टार्ट में बाकायदा कुछ गाड़ियां बेची भी थी, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट्स भी किए थे, तो लोगों का वो ट्रस्ट डेवलप हुआ, सही है। कुछ सालों तक, 2-3 सालों तक उसने ये किए, कुछ उसने पैसे रखे थे, बस वो पेमेंट्स करता था उनको। तो लोग फिर डबल इन्वेस्ट करते थे। जब वो अच्छा खासा अमाउंट कलेक्ट कर चुका था, तो अचानक एक रात को वो इधर से मलेशिया फरार हो गया। उसका नाम था डबल शाह। तो वो हमारे साइड पे डबल शाह का जो फ्रॉड है वो बहुत फेमस है, सही है। तो इसमें भी वो चीज़ हो सकती है। तो अथराइजेशन के ये फायदे होते हैं, सही है, कि एक ट्रांजैक्शन करने से पहले प्रॉपर सोचो, अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करें, जब वो अप्रूव करते हैं, अथराइज करते हैं, तब आप आगे जाके बढ़ी, सही है। फिर अथराइजेशन फॉर परचेजेस की केस में भी हम अथराइज करते हैं, सही है। ये ना हो कि भैया कोई गलत चीज परचेज कर लें, सही है। डिस्क्रिप्शन आपने लिखती है कि यार ये चीज बना के दें, वो प्रॉपर 1 महीने के अंदर वो चीजें सारे बना दे, आपको बेचे, और फिर आप बाद में कही कि नहीं हमसे तो गलती हो गई, ये तो हमने गलत चीज खरीद ली, हमें तो ये नहीं, ये दूसरा चाहिए था, इसमें साइज का मसला है या इसके कलर का मसला है या इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं तो हमने ये नहीं, ये वाला यूज करना था।
वो कहेंगे भाई साहब आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की है, आपने प्रॉपर हमें परचेज ऑर्डर के अंदर मेंशन किया, ये डिस्क्रिप्शन है, हम ऑलरेडी इस पे अच्छे खासे कॉस्ट लगा चुके हैं, अब वापस नहीं हो सकता। फिर आपने पेमेंट तो करनी है, तो उसमें भी अच्छी खासी पेमेंट इन्वॉल्व होती है, लाखों करोड़ों की बात होती है। फिर आप पेमेंट तो करेंगे, लेकिन वो जो आपने खरीदे वो ज़ाया हो गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर वो प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस की नहीं जो कि आपको चाहिए थे। सही है, ये भी आप पढ़ लें, कोई मसला हो तो बता दें, मैंने जनरली आपको समझा दी है। अथराइजेशन फॉर पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज, वही 3 किस्म के ट्रांजैक्शन की बात करें कि ये अथराइज होने चाहिए। तो एम्प्लॉइज को भी आप पेमेंट्स करते हैं तो वो भी प्रॉपरली अथराइज होने चाहिए। सही है। अच्छा, ये 2 बॉक्सेस मैंने बनाए हैं अच्छे अच्छे से, खूबसूरत से, ऑरेंज कलर देखें और ये डार्क पिंक कलर देखें, ताकि आप पढ़ के आपको मजा आए। लेकिन आपकी बदकिस्मती से वो आपको कलर्ड प्रिंट्स नहीं दे रहे हैं, यार ये ज्यादती है। सही है, कलर्ड प्रिंटर रख लें ताकि उनको पढ़ने में मजा आए। तो अब ऑनलाइन वालों के लिए फायदा है, वो ये यही डॉक्यूमेंट पढ़ रहे होते हैं। अथराइजिंग ट्रांजैक्शंस इज क्लोजली टाइड टू हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन सेट्स एंड फॉलोज इट्स इंटरनल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जब हम अथराइजेशन की बात करते हैं, सही है, ये क्लोजली लिंक है जो हमने टॉपिक पढ़ा था, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो अथराइजेशन के मामले में भी उसके सेट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं। सही है, तो ये असल में ये बात कर रही है। इन मोस्ट केसेस इफ अ ट्रांजैक्शन इज पार्ट ऑफ अ रेगुलर रूटीन एंड कैरीड आउट अंडर क्लियरली डिफाइंड प्रोसीजर्स, हर दफा देखिए ये अल्फाज आएंगे पॉलिसीज प्रोसीजर्स के, इट यूजुअली वॉन्ट नीड एनी स्पेशल और एक्स्ट्रा अप्रूवल सिंस इट्स ऑलरेडी ऑपरेटिंग विद। इसका क्या मतलब है, ये कोई समझाए मुझे, मैं समझाऊंगा। फिर ये समझाएगा कौन? किसने आज बात नहीं की, आप समझाएंगे। क्लैप करें इसके लिए, क्लैप करें, क्लैप करें, क्लैप करें, क्लैप करें। किधर, कहां घूम रहे हो यार? सच बताएं, क्या सोच रहे थे? सच बताओ। कुछ नहीं, कुछ सोच ही नहीं रहे थे। यही तो मसला है, मैं तो चाहता हूं आप कुछ सोचें, लेकिन इसके बारे में सोचें। सर हमने ये पढ़ा है, सही है, टॉपिक तो समझे है ना, अब ये ना कहते ना कि ऊपर जो पढ़ाया आपने वो समझ ही नहीं आया। ये पढ़ें और फिर मुझे समझाएं कि इसका क्या मतलब है। सपोज करें भाई मुझे समझ नहीं आता, मैं एक छोटा बच्चा हूं, अब मुझे आपने समझाना है, शाबाश। शाबाश, क्लास की टाइमिंग भी खत्म हो रही है, बल्कि खत्म हो गई है। इतना भी मुश्किल नहीं है यार। जो स्लो बोला ये कि मुझे सुनना है, ये क्या बोला? आपके कितने मार्क्स आए थे कल वाले टेस्ट में? हाँ, नहीं यार, परसेंटेज बताओ। क्या बात है, आपकी क्लास का टॉपर है, जबरदस्त, अच्छी बात है यार। वहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे मेरे सब्जेक्ट में क्यों सो रहे हो? वो अगर आपने पास करके मेरा वाला फेल कर लिया ना, तो भाई फिर आपको पठानों का पता है, हम बंदूकी भी रखते हैं। ये ना हो मेरे ऊपर FIR कर लो जाके कि इस बंदे ने मुझे थ्रेट दी है। मजाक कर रहा हूँ, सही है। हाँ, क्लिप काट के शाया ना कर देना। बताओ क्या मतलब हुआ? यार इंग्लिश की समझ नहीं आ रही, सिंपल इंग्लिश है। सही है सर, आप बताएंगे, तो आपने इनको समझाना है। कहेंगे मुझे खुद समझ नहीं आ रही, मैं उनको क्या समझाऊं? बताएं, बहुत सिंपल सी चीज है यार। नहीं नहीं, आपने अच्छे खासे आंसर्स दिए हैं। अब मैं चाहता हूं कि सारे इन्वॉल्व हो डिस्कशन में, अगर किसी से भी ना हुआ फिर आपसे पूछेंगे। आपने बताए हैं, नहीं बताए हैं? हाँ आप बताएंगे। सही, और अगर डेली बेस पे नहीं करे तो फॉलो नहीं करेंगे? अच्छा हाँ, सही है, सही है, गुड। आगे, नहीं आपकी बात सही है, मैं पिक कर गया हूँ आपका जो कंसेप्ट है, लेकिन जो आपने इंटरप्रेट किया, जो आपने बताया है, उसमें थोड़ा सा मसला है। इसमें ये नहीं है कि अगर डेली बेस पे हो रही है तो आगे उसे बेहतर करने की जरूरत नहीं है, ये बात नहीं है। बात ये चल रही है कि
अगर पार्ट ऑफ रेगुलर रूटीन एंड कैरिड आउट अंडर क्लियरली डिफाइंड प्रोसीजर्स है, उसमें चूंकि ज्यादा रिस्क नहीं होता उन ट्रांजैक्शंस में, डेली बेसिस पे वो बार बार चल रही हैं, रूटीन नेचर के होते हैं, उसमें नॉर्मली ज्यादा अमाउंट्स भी इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए अगर सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है तो फिर अथराइजेशन की तरफ हम उस तरीके से स्पेशल अटेंशन नहीं देते हैं, वो भी अथराइज होते हैं, लेकिन उसकी कोई बहुत डिफरेंट किस्म की या कोई बहुत स्पेशल प्रोसीजर्स हम नहीं रखते। सही है, जैसे कि अगर मैंने बात की कि यार अगर 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन, जैसे कस्टमर आया है और वो कहते हैं कि यार अचानक मैंने 1 करोड़ की का से स्टॉक लेना है और ऑलरेडी आपको पता है कि उसकी जो पेमेंट हिस्ट्री है वो खराब चल रही है 1 आध साल से, तो चाहे वो 20 साल से क्यों काम नहीं कर रहा आपके साथ, लेकिन वो हर दफा 5-5 लाख का स्टॉक आपसे खरीदते हर महीने, इस दफा के वो कह रहे हैं मुझे 1 करोड़ का बेचे, तो यहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है। तो वो जो रूटीन बेस पे चले, रूटीन की बात नहीं है, रूटीन में आपका ये होता था कि आप जो कंट्रोल्स लगा रहे थे, जो नॉर्मल प्रोसीजर्स लगा रहे थे कि यार अगर ये कस्टमर आते हैं तो इसको हमने सिर्फ 1 महीने का टाइम देना, इससे ज्यादा नहीं देना। सही है, 1 महीने का टाइम देके फिर हमने बार बार इससे हर हफ्ते फॉलोअप लेना है, महीना खत्म होने से पहले कि सर लास्ट डेज चल रहे हैं तो आप पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं, हम आपको रिमाइंडर दे रहे हैं, रिमाइंडर मैसेजेस करते हैं, रिमाइंडर ईमेल्स करते हैं। सही है, तो ये नॉर्मल प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल्स हर कस्टमर के साथ जो कि रूटीन बेसिस पे वो काम कर रहे हैं वो आप कर रहे होते हैं, ये प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जहां पे रिस्की ट्रांजैक्शन की बात आई 1 करोड़ की, तब स्पेशल नेचर के कंट्रोल्स लगेंगे, तब स्पेशल नेचर के प्रोसीजर्स लगेंगे, असल में ये बात कर रहे हैं। सही है, वहां पे फिर हम अलग लेवल के कंट्रोल्स लगाएंगे, प्रोसीजर्स लगाएंगे। सही है, अब ये वही है कि इन मोस्ट केसेस इफ अ ट्रांजैक्शन इज पार्ट ऑफ अ रेगुलर रूटीन एंड कैरिड आउट अंडर क्लियरली डिफाइंड प्रोसीजर्स, पहले से वो क्लियरली आपने डिफाइन क्यों है वही आप चला रही हैं, इट यूजुअली वोंट नीड एनी स्पेशल और एक्स्ट्रा लफ्ज पे फोकस है, उसके लिए एक्स्ट्रा अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी चल रहे हैं जो कि पहले से आप जिस तरीके से अप्रूव कर रही हैं, अगर एक डायरेक्टर के साइन से अप्रूव हो जाता है तो अगर वो रेगुलर बेस पे चल रहे हैं तो एक ही डायरेक्टर के साइन से सारी चीजें अप्रूव होंगी, लेकिन जहां पे कोई स्पेशल केस आएगा फिर एक डायरेक्टर का साइन भी काम नहीं करेगा। फिर अगर आपकी कंपनी में 3 से 4 किस्म के डायरेक्टर्स हैं तो आप उन सारों से वो अप्रूवल लेंगे, उन सारों से इंश्योर करेंगे कि सर ये एक बहुत डिफरेंट नेचर की ट्रांजैक्शन आई है, तो अब आप बताएं, प्रॉपर बोर्ड मीटिंग्स होते हैं उसके ऊपर, करोड़ कोई कम अमाउंट है। सही है, तो एक्स्ट्रा अप्रूवल या एक्स्ट्रा अटेंशन उधर रिक्वायर्ड होती है, सिंस इट्स ऑलरेडी ऑपरेटिंग विद इन द एग्रीड फ्रेमवर्क, वो रूटीन वाली बात हो रही है। सही है, इसकी समझ आ गई है? आपने भी इसी तरह आंसर देना था, एग्रीड, कोई कंफ्यूजन किसी को बताएं? चलें सर, ऑनलाइन वालों टाटा बाय बाय।